गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम प्रेसिडेंट का जो चैप्टर था यूनियन गवर्नमेंट वो कर रहे थे। हमने यूनियन गवर्नमेंट में जो लास्ट वीडियो थी यूनियन गवर्नमेंट पे थी कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आता है। ठीक है, मैंने आप सबको बताया था कि जो यूनियन गवर्नमेंट में उसमें एग्जीक्यूटिव, ठीक है, प्लस हमने फ्लो चार्ट आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया था कि जो जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जो हमारा होता है यूनियन जो गवर्नमेंट है उसमें एक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं प्लस दूसरी जुडिशरी होती है। ठीक है, जुडिशरी, इन दोनों का काम अलग अलग से होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता था? प्रेसिडेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एट लास्ट अटॉर्नी जनरल। ठीक है, मैंने ये सब आपको बताया था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, वो भी ये जो 5 ये जो 5 मेंबर हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं। जुडिशरी में मैंने आपको बताया था कि जुडिशरी में आपको ये रख कर देता हूँ। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट की जुडिशरी है उसमें क्या क्या था जुडिशरी में, ठीक है, जुडिशरी उसमें क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये आपका ओवरव्यू है, ठीक है, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा में 250 सीट्स, लोकसभा में 550, ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? 12 जो प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं, ठीक है, और वो आर्ट, साइंस और सोशल साइंस इन फील्ड से होनी चाहिए। तो वो कौन से? जो 238 इलेक्टेड होके आते हैं जो एमपी थ्रू, ठीक है, और जो ये हैं इनमें क्या होते हैं? 2 एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लो इंडियंस, तो टोटल 552 हो जाती है। ठीक है, इसके जो हम सब जानते हैं जो इलेक्शंस होते हैं एमएलएस के, वही ये जो है जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि जो ये जुडिशरी है, जुडिशरी में और क्या था मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक तो ये हो गए, दूसरा सेकेंडली जुडिशरी में, जुडिशरी मैंने आपको बताया था, एक तो आपके जो अपने लोकसभा, राज्यसभा कमेटीज, कमेटीज कौन कौन सी थी? ठीक है, एडहॉक, एडहॉक एंड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, और तीसरा क्या था? प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, उसमें क्या था? बिल्स, बजट, ठीक है, और साथ में क्या था? जो आपके सेशंस, ठीक है, और क्या था? मतलब ये जो चीज़ें थी वे प्रोसीजर में थी। ठीक है, तो ये सब हम वन बाय वन चैप्टर वाइज करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका जो मेनली रोल है, विदाउट असेंट ऑफ कोई भी बिल बनता है, चाहे वो लोकसभा से इनिशिएटिव हो या राज्यसभा से, ये एल और एल का मतलब लोकसभा, आर का मतलब राज्यसभा, मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। ठीक है, आप होप सो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लोकसभा में चाहे इनिशिएट हो, चाहे राज्यसभा में, चाहे वो प्राइवेट मेंबर से हो या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर से, कोई भी बिल, कोई भी बिल अगर दोनों से, दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, अगर पास हो जाता है, अगर वो असेंट के लिए जाता है, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और अगर प्रेसिडेंट मना कर देता है या विद होल्ड कर देता है, तो वो आपका जो बिल है वो पास नहीं माना जाएगा, वो तब तक आपका लॉ नहीं बनेगा जब तक कि वो असेंट नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वालिफिकेशंस, ये जो इलेक्शंस प्रेसिडेंट के जो हैं वो क्या है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हमने क्या कर लिया था, प्रोसेसर, प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, मैनर ऑफ इलेक्शंस, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में कैसे उसका इलेक्शन होता है, कैसे वैल्यू ऑफ एमपीज होती है, वैल्यू ऑफ एमएलएज होती है, मैंने सब आपको बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने अलग से मैनर ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट का मैंने किया हुआ है, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है,
उसमें एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ उसको आप देखें। आपको अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कैसे ट्रांसफरेबल वोट होती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, कौन से आर्टिकल में है, एक ओवरव्यू 52। 52 आर्टिकल क्या बोलता है? 52 आर्टिकल बोलता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 52 आर्टिकल बोल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं 53, ठीक है, 53 आर्टिकल, 54 आर्टिकल, 55 आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं 78 तक जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे किसके साथ रिलेटेड हैं? ये सारे जो हैं प्रेसिडेंट के रिलेटेड हैं। जो 53 है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। मैं आपको मेन करवा रहा हूँ। 54 क्या है? इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आप ये नोट करते जाएं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ये सब नोट करवाए हुए हैं, फिर भी आपको एक रिवीजन मोड पे है। 56 में टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद 58 में क्वालिफिकेशन, जो आज हम करेंगे। 58 में क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, जैसे उसकी एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, ठीक है, ये क्या है? क्वालिफिकेशंस है। 60 क्या है? ओथ की जो प्रेसिडेंट है, ओथ एंड अफर्मेशन। और अफर्मेशन जो है वो कहाँ से कौन उनको दिलवाएगा? जैसे सीजीआई जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो आपके जो है प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका 61 है वो क्या है? इम्पीचमेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, कि अगर कोई इम्पीचमेंट क्या है कि प्रेसिडेंट अगर कोई गलत काम करता है जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो उसको इम्पीच किया जाता है। जैसे कि यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनको इम्पीच किया गया था। इंडिया के अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति है जिनको इम्पीच किया हो, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं जो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सबको मालूम है जो द्रौपदी मुर्मू है, ये 15th इंडिया के क्या 15th जो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और ये सेकंड वुमेन है, सेकंड वुमेन, ठीक है। फर्स्ट कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ठीक है, ये आपको सबको मालूम है। जो फर्स्ट थी वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, ठीक है, वो पहली थी। सेकंड कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। और ये जो आपकी हैं, ये द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने 26 जुलाई से अपना कार्यभार संभाल लिया, ठीक है। तो इनको जो शपथ दिलाई गई थी सीजीआई ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज हम क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि प्रेसिडेंट, कोई इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस, ठीक है जी। तो क्वालिफिकेशन में क्या है? सबसे पहले क्या है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो अगर कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा है तो वो क्या होना चाहिए? वो सिटीजन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिटीजनशिप का जो चैप्टर है वो किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप की क्या होती हैं क्वालिफिकेशंस। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड 35 ईयर, ठीक है, वो कम से कम उसका जो एज है वो क्या होनी चाहिए? 35 एज की होनी चाहिए, ठीक है। उससे मिनिमम वो क्या है? वो नहीं हो सकता। वो आपकी जो है अगर वो 35 एज नहीं कंप्लीटेड तो वो कभी भी आपका प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वो क्या है? 35 एज मिनिमम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए लोकसभा का जो एज ए लोकसभा का जो मेंबर है उसके लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा है तो वो क्या है? वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ जो एमएलए की जो एमपीज जो आपके होते हैं लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, उनके इलेक्शंस के लिए वो एलिजिबल, उनकी जो क्वालिफिकेशन है उनके लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो सिटीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे ये आपका सिटीजनशिप है, ये शुड बी सिटीजन। तो सिटीजनशिप जो है 1 to 5 जो है आपका 5 to 11 आर्टिकल में है, ठीक है। आप ये देख सकते हो पार्ट 2 उसमें हमारी जो सिटीजनशिप की जो सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, उसकी जो क्वालिफिकेशन है कि वो क्या होना चाहिए मिनिमम उसके जैसे वो उसको
6 मंथ इंडिया में होने चाहिए, तो उसके बारे में हमने एक चैप्टर बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही शुड नॉट होल्ड ऑफ एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब अगर वो प्रेसिडेंट बनता है, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो कोई और ऑफिस में काम नहीं करेंगे, मतलब किसी ऑफिस मतलब एज ए, अगर वो कहीं किसी जगह पे एमएलए या एमपी हैं तो वो अपने जो हैं वो अपने पद को छोड़ के फिर प्रेसिडेंट बनेंगे, मतलब वो दो जगह पे काम नहीं कर सकते। अगर वो प्रेसिडेंट हैं वो ओनली ही प्रेसिडेंट होंगे, वो किसी और काम के लिए नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए मतलब उसकी सैलरी जो है एज ए प्रेसिडेंट के लिए मिलेगी, ठीक है। तो आपके लिए ये जो क्वालिफिकेशन है ये क्या है कि वो सिटीजन होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए मिनिमम। इलेक्शन लोकसभा, ये आप ध्यान में रखिए, जो ये इलेक्शंस ऑफ लोकसभा है ये है, राज्यसभा के लिए नहीं, ये इलेक्शन ऑफ लोकसभा के लिए अगर वो क्वालिफाइड है तो ही वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो, और शुड नॉट ऑफिस होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि कोई भी अंडर यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पे भी, लोकल अथॉरिटी कहीं पे भी कोई भी अथॉरिटी में अगर वो पहले से काम कर रहे हैं और अभी वो इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट हैं तो वो पहले वो पद को छोड़ेंगे फिर ही प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसमें जो एटलीस्ट जो प्रेसिडेंट है, मैं आपको ये भी बताऊं, जो प्रेसिडेंट है उसको मिनिमम सब्सक्राइब 50, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट होता है कि जो सब्सक्राइब्ड, जो मस्ट बी प्रेसिडेंट को जो है अगर वो इलेक्शन के लिए खड़ा है तो उसको नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय द एटलीस्ट 50 इलेक्टर, ठीक है। 50 इलेक्टर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए अगर वो इलेक्टर के लिए खड़ा हो, और प्लस 50 इलेक्टोरल एज स्कैंडर, ठीक है। ये क्या है कि अगर तो वो इलेक्टोरल प्रपोज एज ए प्रपोजल, ठीक है, एज जो प्रपोजल, ठीक है, प्लस 50 क्या है इलेक्टोरल इलेक्टर्स एज क्या स्कैंडर, एज स्कैंडर। अगर 50 जो इलेक्टोरल के हैं कि वो प्रॉस्पर होंगे और इलेक्टर जो स्कैंडर होंगे अगर वो होंगे तभी वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होगा। प्लस वो क्या करेंगे, रिजर्व रिजर्व इंडिया, आरबीआई, आपको मालूम है अपेक्स ऑफ इंडिया जो बैंक है वो कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई को वो 15,000 की जो है राशि वो जमा करवाएंगे, ठीक है। अगर वो फोर्टिफाइड हो जाती है, अगर 1/6 ये 50,000 अगर तो वो इलेक्शंस में, इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, अगर तो 1/6 जो है, ठीक है जी, 1/6 जो है वोटिंग जो पोल्ड हुई है, जो टोटल वोट है समझ लो आपको 100 वोट पड़ी है उसका 1/6, तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। जो भी आपका बनता हो, मेरे ख्याल ये बनता है 16.67, मिनिमम इतना चाहिए। अगर उसको 15% भी बनती है, अगर 15 पड़ जाती है, ठीक है, तो अगर उसको 15 तो ये फोर्टिफाइड हो जाएगा, उसको वापस नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या आरबीआई ही रख लेगा। अगर उसको 17% पड़ जाती है तो वो वापस कर देगा, ठीक है जी। तो ऐसा ये आपको ध्यान में रखना है कि 1/6 वोट जो है वो मिनिमम 45, अगर वो नहीं आती है 1/6 भी नहीं आती है तो वो फोर्टिफाइड हो जाएंगे, मतलब 15,000 जो है वो उसको वापस नहीं दी जाएंगे। अगर तो वो 1/6 जो 16.67, मतलब मैं आपको 100 के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको यही याद रखना है 1/6, आपको ये नहीं रखना है कि 100 का 1/6 तो 16.67 था और वहां पे आप 16.67 करके आ जाएं, नहीं, 1/6 जो भी वोट होगी, जो भी उसको वोट पड़ेगी उसका 1/6 हो, और मिनिमम उसको 1/6 वोट पड़नी चाहिए। अगर नहीं पड़ती हैं तो जो 15,000 वो आरबीआई के एज ए सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, वो क्या उसको वापस फोर्टिफाइड हो जाएंगी, फोर्टिफाइड मतलब वो उसको वापस नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये आपकी क्या थी क्वालिफिकेशंस, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपकी ओथ एंड एफर्मेशन एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑथ ऑफ ए प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कौन करवाता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान में रखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो क्या करते हैं,
जो प्रेसिडेंट को जो ओथ है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस एब्सेंस है, अगर चीफ जस्टिस नहीं है, तो उनकी केस में क्या होगा, सीनियर मोस्ट जज जो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का, वो अवेलेबल होगा, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या उसकी फेथ, मतलब प्रेसिडेंट क्या ओथ लेगा, मतलब क्या स्वेयर लेगा, वो बोलेंगे कि टू फेथफुल एग्जीक्यूट द ऑफिस, मतलब वो फेथफुली ही काम करेंगे। ठीक है, अपने ऑफिस में जो भी काम मिलेगा उनको, वो आपको फेथफुली करेंगे। एंड सॉरी, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, और वो क्या करेंगे, जो लॉ होगा उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे, जो भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। ये ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि वो जो भी काम करेंगे वो अपने ऑफिस, जो प्रेसिडेंट की मर्यादा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेकेंडली वो क्या करेंगे कि जो भी उनके अकॉर्डिंग जो लॉ है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रिजर्व करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की जो ओथ में, ये प्रेसिडेंट ओथ लेता है जब भी वो एज ए प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है जी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जो द्रौपदी मुर्मू बनी है, आपको एक बता दूं, द्रौपदी मुर्मू को आप ये बताएं कि कमेंट में ये बताएं, द्रौपदी मुर्मू को किसने अभी अभी जो इन्होंने शपथ ली है वो किसने दिलाई है। सीजीआई ने ही दिलाई है, बट कौन से सीजीआई ने दिलाई है, मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ कि 48 नंबर के तो वो सीजीआई, उन्होंने इनको ओथ दिलाई है द्रौपदी मुर्मू को, द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है जी, ये कौन से नंबर के हैं, ये 15th नंबर के हैं प्रेसिडेंट। ठीक है जी, इंडिया के रामनाथ कोविंद जी तो 14th थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रामनाथ कोविंद जी के बाद कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। और ये 40 जो इनको शपथ दिलाई गई 48th जो प्रेसिडेंट हैं। अभी क्या है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए 49th, वो भी आप कमेंट बताएं कि 49th प्रेसिडेंट कौन बना है, मैं आपको बताऊंगा बट एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट आप जरूर कमेंट करें, अगर आप ये अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो होप सो आप कमेंट जरूर करेंगे। आपको ये बताना है कि 48 नंबर के जो है वो कौन से थे, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये है एनवी रमाना, एनवी रमाना। ठीक है, आपको न्यू प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुए हैं अभी अभी रिसेंटली, ठीक है, क्योंकि 52 आर्टिकल क्या बोलता है, इंडिया का एक प्रेसिडेंट हो जाए, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 40 इनकी जो टर्म थी वो खत्म हो गई। अभी जो सीनियर मोस्ट जज थे, मैं आपको ये भी हिंट दे रहा हूँ कि सीनियर मोस्ट जज थे, उनको अभी अभी प्रेसिडेंट बनाया गया है, सीजीआई बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि उनका नाम क्या है, तो आप इसको कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आता है कंडीशंस। ठीक है जी, कंडीशंस क्या बोलती हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसको क्या क्या मतलब कौन कौन सी कंडीशंस में वो काम करेगा, कौन सी कंडीशंस हैं अप्लाई होती हैं। जो कंडीशंस हैं, जो आर्टिकल 59 है वो आपके प्रेसिडेंट की जो कंडीशंस हैं ऑफिस की, उसके बारे में डील करता है। तो आप ये भी ध्यान में रखें, जो 59th आर्टिकल है वो किसके साथ डील करता है। जो 59th आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे रब कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल के ठीक है, तो आप इसके नोट्स साथ साथ में बनाएं। आर्टिकल 50, जो आर्टिकल 59 है वो डील करता है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो क्या कंडीशंस है, फर्स्ट क्या बोलता है, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, member of either house of parliament of legislature of any state and elected as a president, अगर वो बनता है और वेकेटेड सीट एट दैट हाउस ऑन द डेट ऑफ एंटर। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर प्रेसिडेंट कहीं पे पहले से ही कार्यरत हैं, ठीक है, किसी लेजिस्लेटर स्टेट में या फिर किसी और एमई एज ए एमपी हैं या एमएलए हैं या फिर जो स्टेट लेवल में हैं, तो लोकल अथॉरिटी में कहीं पे भी अगर वो काम कर रहे हैं, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट बनते हैं और वो फर्स्ट डे जैसे ही फर्स्ट डे ही अगर वो एंटर करते हैं एज ए प्रेसिडेंट उसके ऑफिस में, तो जो पुराना जहां पे वो पहले से काम, उसको वेकेंट माना जाएगा, उसको वेकेंट माना जाएगा। ये आप ध्यान में रखें, उसको क्या माना जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, उस सीट को क्या, उसको वेकेटेड माना जाएगा। ठीक है, डीम्ड का मतलब है उसको माना जाएगा कि एज ए अगर आज वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आज से ही वो जो पद है जहां से वो पहले काम कर रहे थे, जहां पे वो पहले जहां पे इलेक्टेड थे, वहां से वो वेकेटेड हैं और आज से वो क्या है, प्रेसिडेंट। ठीक है, सेकेंडली क्या है, वही बात है कि वो प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं
अगर यहाँ पे वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो क्या होगा, वो जो सीट है वो उनको वेकेट करनी ही पड़ेगी, वो दोनों सीट्स पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी मतलब जो सैलरी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब दोनों साइड से उनको प्रॉफिट नहीं मिल सकता, उनको सैलरी नहीं मिल सकती। द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ द हाउस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द एज एनोलमेंट डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। मतलब जितना भी जो उसकी सैलरी अलाउंस हैं, जितने भी हैं, वो आपके जो आर्टिकल जो है आपका, जो आपका ये बोलता है कि इनकी जो ऑफिस की जो आपकी जो भी प्रेसिडेंट की जो सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी सीधे सीधे कई बार एग्जाम्स में आता है कि जो प्रेसिडेंट की सैलरी है वो कौन डिसाइड करता है, तो वो पार्लियामेंट के द्वारा ही डिसाइड होती है। ठीक है, और उसके बाद जो अलाउंस अल्यूमेंट जो भी उसके शेड्यूल सेकंड में है, जो स्पेसिफाइड है, ठीक है, शेड्यूल सेकंड में स्पेसिफाइड है, वही उनको मिलेंगे। Annulment and allowance of the president diminish shall not be diminished during the term of office। ठीक है, जब तक वो प्रेसिडेंट है उनको annulment और अलाउंस जो भी हैं वो मिलते रहेंगे जब तक कि वो प्रेसिडेंट रहते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं उसके बाद वो डिमोलिश हो सकते हैं, बट जब तक वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको सब कुछ, उनके अनाउंसमेंट एंड अलाउंस सब एज ए प्रेसिडेंट के ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 59 था वो क्या था, कंडीशंस। ठीक है, आर्टिकल 59 मैंने आपको बता दिया, हमने जो आर्टिकल 59 है अच्छे से कर लिया है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट हम जो है इसकी जो मैं आप इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट की वो करेंगे, टर्म करेंगे। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट की जो टर्म है, जो आपका जो प्रेसिडेंट है जैसे ही वो एंटर करते हैं ऑफिस में, उससे लेके वो 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए वो क्या प्रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, जब भी वो आपके ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करते हैं, इलेक्शंस जीत के, इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट वो जिस दिन वो एंटर करते हैं उस दिन से 5 ईयर, ठीक है, 5 ईयर तक वो क्या है, एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है, अनटिल वो इम्पीच ना हो जाए या डिसक्वालीफाइड ना हो जाए, तब तक वो क्या है, प्रेसिडेंट इंडिया के बने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी है कि वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्ट बोलता है। 57 आर्टिकल क्या बोलता है, 57th आर्टिकल ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, री इलेक्ट। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो री इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है इम्पीचमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इम्पीचमेंट जो है, आपको ये टर्म ऑफ जो ऑफिस है इसका आर्टिकल जो है 56, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए मैं साथ साथ में आपको जो फर्स्ट वीडियो मैंने प्रेसिडेंट की बनाई थी उसमें स्पेसिफिकली ओनली इन्हीं पे स्ट्रेस दिया था। अभी थोड़ा सा मैं स्किप कर जाता हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, इसीलिए 56 आर्टिकल, 57 आर्टिकल मैं साथ साथ में आपको नोट करवा रहा हूँ, सो दैट कि जब भी आप रिवीजन करें तो आप ये आर्टिकल जो इतना दिमाग में छप जाए कि जब भी वो, क्योंकि ये जो आर्टिकल है कॉन्टिन्यूसली है 52 से लेके जो 78 तक हैं वो सारे जो यूनियन गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड करते हैं, तो ये हमें कंफ्यूज करते हैं। जब भी एग्जाम में आता है तो वो आर्टिकल 56, 54, 55 तो वो बहुत क्लोज होते हैं, हमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज करते रहेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ। जो टर्म ऑफ प्रेसिडेंट है, जैसे 52 आर्टिकल बोलता है इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है जी, और 53 आर्टिकल बोलता है पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 क्या बोलता है, मैनर ऑफ प्रेसिडेंट कि इलेक्शंस कैसे होंगे, 56 क्या आपका टर्म ऑफ ऑफिस, 57 क्या बोलता है, एलिजिबिलिटी फॉर द इलेक्शन, री इलेक्शंस, 58 क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन और द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, 59 क्या बोलता है, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, 60 क्या बोलता है, ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, और 61 क्या बोलता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो मैंने आपको एक सीरियल वाइज आपको बता दिया है, आपको ऐसे ही एक सीरियल वाइज से याद भी करना है, और धीरे धीरे आप इसको जैसे जैसे हम चैप्टर करते जाएंगे मैं आपको सीरियल वाइज आपको करवाता रहूंगा, सो दैट जब तक हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पूरा करेंगे तब तक आपको ये सारे जो आर्टिकल हैं वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है जी, इम्पीचमेंट ऑफ जो प्रेसिडेंट है, अभी तक तो कोई हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इम्पीच नहीं हुए हैं,
बट यस, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार लगा के रखें। ये जो आर्टिकल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा के रखें, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चंस इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि आपको पता है जो बाइडन जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनको इम्पीच करके ही उनको ऑफिस से निकाला गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट ऑफ जो है प्रेसिडेंट है वो 61 आर्टिकल के अंदर आता है। उसमें क्या बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उसको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट क्यों होते हैं? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी काम ऐसा प्रेसिडेंट कर देता है जिससे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वायलेशन मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में जो काम है उसके प्रोसेस उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो उसको हम वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उस प्रोसेस में क्या होगा? उसका प्रोसेस क्या है? द इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय द ईदर हाउस, मतलब लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी एक जो है मतलब जो सभा है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी जो हाउस है वो आपका इनिशिएट ले सकता है कि हमें, अगर उनको लगता है कि यस जो प्रेसिडेंट है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ काम नहीं कर रहे हैं, उनको इम्पीच करना चाहिए, तो वो दोनों हाउस इसको इनिशिएट कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि 1/4 जो मेंबर हैं हाउस, जैसे अगर राज्यसभा है और लोकसभा है, राज्यसभा में मैंने आपको बताया 250, इसमें 550, ठीक है जी। तो इसका 1/4 जो भी बनेगा, 1/4 इसका, 1/4 इसका, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1/4 ऑफ जो मेंबर्स होंगे अगर वो साइन कर देते हैं उस जो आपका इम्पीचमेंट के जो फॉर्म है उस पे, तो अगर वो 1/4 जो मेंबर हैं वो इनिशिएट लेते हैं इन लोकसभा में भी और राज्यसभा किसी एक में, और मतलब किसी एक में, तो क्या होगा वो चार्ज जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। और क्या होगा, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा किसको? प्रेसिडेंट को, सो दैट कि वो अपनी तरफ से अपनी जो क्लैरिफिकेशन दे सके। आफ्टर द इम्पीचमेंट ऑफ रेजोल्यूशन इज पास द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। जो अगर इम्पीचमेंट होती है तो जो रेजोल्यूशन उसमें पास होता है वो मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। मेजोरिटी क्या? 2/3। 2/3 मतलब जो जिस भी जैसे अगर हाउस से राज्यसभा या लोकसभा जिससे भी इनिशिएट होता है तो वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी वो इम्पीचमेंट कहलाया जाएगा, ठीक है। आपको ये बताया गया कि ये जो प्रोसेस है, मैं आपको यहाँ एक और बताना चाहता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। आप सबको मालूम, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि जो इलेक्शंस होते हैं जो प्रेसिडेंट के, उसमें क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है जी। क्या होता है, जो नॉमिनेटेड जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, ठीक है, मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, किसमें? इलेक्शंस में, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ाया था, जो हमारी इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इलेक्शन थी उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। यहाँ पे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जब इम्पीचमेंट होती है, जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होती है, उसमें ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम ये नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। इम्पीचमेंट के टाइम जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है तो ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसको क्या है, सम टाइम इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। किसको बोलते हैं? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि जो इलेक्शन के टाइम देखिए ना, इलेक्शन के टाइम तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, बट इम्पीचमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको क्या, क्वासी, ठीक है, जुडिशियल भी बोला जाता है। सेकेंडली, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के, जो वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन इलेक्शंस, बट इम्पीचमेंट में वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इम्पीचमेंट है, कहने का मतलब ये है, देखिए ना, कि इलेक्शंस में जब प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। जो आपकी, मैं थोड़ा सा इसको
ऊपर को कर देता हूँ सो दैट आपको इजीली आपको समझा पाऊँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है, ये ठीक है। तो ये देखिए, अगर तो जैसे प्रेसिडेंट है, इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है। आप मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है। आप अपने नोट्स बनाइएगा, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज़ अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो इलेक्शंस में क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करते, नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। पार्टिसिपेट कौन करता है, पार्टिसिपेट कौन करता है, सिंपल, पार्टिसिपेट इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, ठीक है, राज्यसभा प्लस लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, ठीक है, स्टेट असेंबली प्लस दिल्ली प्लस पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने आपको ये अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। ये तो इलेक्शंस हो गए, बट जब इम्पीचमेंट होती है, आपकी इम्पीचमेंट होती है, अब आ गए इम्पीचमेंट। ये इलेक्शन में कौन कौन, मैंने आपको बताया कि इलेक्शंस में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। सीधी सी बात है, वो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते हैं, सॉरी, हाँ, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करते, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली प्लस जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है जी। तो आपको मैंने ये बताया कि ये जो हैं इलेक्टेड मेंबर जो हैं स्टेट असेंबली के भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट इम्पीचमेंट के टाइम एक तो हम बता रहे थे कि नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करती, लेकिन यहां पे क्या होता है, राज्यसभा प्लस लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं, प्लस नॉमिनेटेड भी करते हैं जब इम्पीचमेंट। बट जो स्टेट असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, ठीक है जी, वो इलेक्शन के टाइम तो पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहां पे नहीं करते इम्पीचमेंट के टाइम। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप ये ध्यान में रखें कि जब इलेक्शंस होते हैं तो राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर तो होते ही हैं, बट ये नहीं होते एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। आप ध्यान में रखें कि इलेक्शन के टाइम नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बट कौन पार्टिसिपेट करता है, राज्यसभा की नॉमिनेटेड, लोकसभा की नॉमिनेटेड, स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। ये तो हो गए इलेक्शन के टाइम, बट इम्पीचमेंट के टाइम, कौन कौन से, राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड तो करते ही करते हैं, साथ में नॉमिनेटेड भी करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जब ये आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये बदल जाता है, यहाँ पे नॉमिनेटेड। बट ये जो है स्टेट का कोई भी मेंबर है इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। आपको ये ध्यान में रखना है कि इम्पीचमेंट के टाइम ओनली राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपको होप अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इम्पीचमेंट के टाइम कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन नहीं करता, और इलेक्शन के टाइम कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन नहीं करता, ठीक है। होप सो आप अंडरस्टैंड करे होंगे, मैंने आपको अच्छे से बताया, समझाया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे कैसे वेकेंट हो सकता है। एक तो वो अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं, या फिर इम्पीचमेंट रिमूवल हो जाती है, या फिर डेथ हो जाती है, अदरवाइज अदर देन द इलेक्शन फिल्ड बाय द वैकेंसी शुड नॉट बी विद इन द 6 मंथ, ठीक है। अगर तो रेजिग्नेशन, रिमूवल और डेथ के कारण अगर जो प्रेसिडेंट है उनकी सीट वेकेंट होती है, तो वो विद इन 6 मंथ जो है वो फिल होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स में आता होता है कि कितने मंथ के अंदर अंदर जो वैकेंसी फिल हो जाए, तो 6 मंथ। जब भी वो अकरेंस हुआ है, जो डेट से, जिस डेट से वो जो जैसे रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ होती है, तो उस केस में कौन से जो है 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है जी, जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं होते। तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट की सीट जो है
वो आगे फर्दर जब वाइस प्रेसिडेंट के चैप्टर करेंगे तब हम बताएंगे कि उसकी जगह पे कौन आएगा। ठीक है जी। तो अभी के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जब भी रिमूवल या डेथ के केस में, अगर रेजिग्नेशन के डेट में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, और जब नया प्रेसिडेंट आ जाएगा तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको प्रेसिडेंट बना के खुद वाइस प्रेसिडेंट एज ए वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।